ओके, तो टू पार्ट के सिस्टम में ये है। ओके, अच्छा अगर साइन दिए होंगे तो नेचुरली हम वहां पर साइन ले लेंगे। यहाँ तो हमने क्या किया था कि m1 m2 मास के ये दो पार्टिकल हैं। फर्स्ट पार्टिकल को हमने ओरिजिन पे रख दिया और दूसरे को x एक्सिस पर ही रख दिया था, और इनके बीच की डिस्टेंस d ये दी हुई होती है। तो डिस्टेंस d के अकॉर्डिंग इस वाले पार्टिकल की जो पोजीशन है उस ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे d, 0, और ये ओरिजिन पर ही रखा है तो इसके लिए दोनों x1 y1 0 है और इसके लिए x2 y2 ये है। तो उसके बाद x कोऑर्डिनेट जब निकालते हैं तो m1 x1 है ना, m2 x2 ये आ गया अपॉन m1 प्लस m2, तो ऐसे करके xc की वैल्यू ये आ जाती है। ठीक है, d1। तो ओरिजिन से है ना, मतलब जहां पे फर्स्ट पार्टिकल है वहां से सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है उसको d1 अगर हम कह दें तो जो xc निकाला है वही तो d हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक का जो ये निकला है ये xc, इसको लिख देते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वही डिस्टेंस d1 है, तो ये यही वैल्यू क्या है, d1 है, d1 आ गई। अच्छा, समटाइम्स दूसरे वाले पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास तक की जो डिस्टेंस है ये निकालनी होती है। तो ये डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो इसको यहां पर मैं इसको d2 कह देता हूं, डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो d2 कैसे निकल आएगी, टोटल डिस्टेंस में से इस d1 को सबट्रैक्ट कर दो, यही किया था ना, और ऐसा करके जब निकालते हैं तो ये आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे d1 में m2 होता है और जब d2 निकालते हैं तो यहाँ पर m1 आ जाता है। तो d अपॉन में ये तो कॉमन है दोनों में, यहाँ पर भी तो रेशियो अगर निकालें d1 अपॉन d2 तो इस तरह का आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे चल के डायरेक्टली यूज कर लिया करेंगे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ने से पहले एक लिस्ट मैं आपको दूंगा, ठीक है, जिसमें रिजिड बॉडीज, सिमेट्रिक रिजिड बॉडीज, उनके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन उसमें होगी। बहुत ही सिंपल होता है, मैं आपको दिखाता हूं उसको पहले, और ये लिस्ट मैं डायरेक्टली आपको दे दूंगा, उसको आप बाद में नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, इतना जरूरी भी नहीं होता है। देखो, ये कुछ सिमेट्रिक बॉडीज हैं जिनके आप नाम जानते हो। इन सभी बॉडीज का जो सेंटर ऑफ मास है उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है। ठीक है, तो ये लिस्ट डायरेक्टली मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, सम सिमेट्रिक बॉडीज है ना, तो इसमें जस्ट एक पॉइंट लिख सकते हो, क्यूब का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर। जितने भी आपको यहाँ देख रही हैं सभी का सेंटर मास कहाँ है, उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर। ठीक है, ज्योमेट्रिक सेंटर, यस। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बॉडीज, नहीं सर्कुलर मोशन की बात नहीं करेंगे, यूनिफॉर्म बॉडीज, सिमेट्रिक बॉडीज। सेंटर ऑफ मास is located at the geometric center. Geometric center of the body. किसी भी बॉडी को लेंगे, जैसे अगर आप स्फीयर ले लें तो स्फीयर का ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ पर है, इसके सेंटर पर है। तो पूरे स्फीयर का मास अगर एज ए पॉइंट मास आप पुट करोगे तो कहां पर रख दोगे, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। चाहे ये हॉलो हो या सॉलिड हो, कोई नहीं फर्क पड़ता। इसी तरीके से ये सिलेंडर है, इसका सेंटर कहाँ आएगा, ये सिलेंडर का सेंटर ये इसके एक्सिस का सेंटर हो जाएगा। क्यूब का सेंटर अगर क्यूब के सेंटर को लोकेट करो तो कैसे करोगे, तो क्यूब के जो डायगोनल होते हैं, लॉन्गेस्ट डायगोनल, उनको आप बना लो, है ना, और उन लॉन्गेस्ट डायगोनल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हो जाता है इसका ज्योमेट्रिक सेंटर। तो जैसे लॉन्गेस्ट डायगोनल कुछ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें, देखो जैसे दो मैंने किए है ना, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया ना। हेलो, हाँ, यस सर। तो बस यही होता है। हालांकि इसको लोकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि इट इज एट द सेंटर।
हाँ, इतना जरूरत पड़ सकता है कि इसके बेस से कितनी हाइट पर होगा। जैसे ये क्यूब है, क्यूब के बेस से कितनी हाइट पर होगा बताइए, अगर इसकी साइड लेंथ दी हो तो। बोलो। सर ए बाई टू। ए बाई टू, बिल्कुल सही। ए हाँ, बाई अगर पूरी साइड ए है तो इसकी हाइट जो है सिंपली ए बाई टू हो जाएगी। इतनी ही हमें जरूरत पड़ेगी बस। और स्क्वायर का, कोई स्क्वायर शीट है तो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर आप जानते हो स्क्वायर का सेंटर होगा, जो कि डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर होता है ना। रेक्टेंगुलर शीट होगी तो उसका सेंटर क्या है, इसके डायगोनल है, उनको ड्रॉ करो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ भी आ जाएगा। ट्रायंगुलर शीट है, यहाँ पर क्या है, ये कोई ट्रायंगुलर शीट है। अगर यूनिफॉर्म शीट है ये, यूनिफॉर्म थिकनेस की, तो इसका सेंटर मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर यहाँ पे आ जाता है। ये कैसे पता करोगे, कोई बताएगा हाउ टू लोकेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ ट्रायंगुलर शीट या ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो मीडियन का जो हाँ, It ये was- बिल्कुल मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। यस सर। हाँ, मीडियंस यस सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ऑफ मीडियंस। इसका एक नाम और होता है, इसको सेंट्रॉइड भी कहते हैं, ठीक है ना। वी ऑल्सो कॉल इट सेंट्रॉइड। ठीक है, ये है बस। और रॉड का जो सेंटर है, ये थिन रॉड है, तो यूनिफॉर्म रॉड है। ये ध्यान रखिए, हम यहाँ पे सभी यूनिफॉर्म बॉडीज हमने ली हैं, ठीक है ना। तो रॉड के अपने सेंटर पे आ जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। अगर रिंग है तो रिंग के सेंटर पे यहाँ पे आएगा, ठीक है। और अगर यूनिफॉर्म डिस्क है तो उसका सेंटर यहाँ पे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो कभी हमें जरूरत पड़ जाए इन बॉडीज का टोटल मास कहाँ रखना है, तो आप समझ जाओगे उसके सेंटर मास पे रखना है, जो कि उसका ज्योमेट्रिक सेंटर है, वहां पे होता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। चल ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर। ओके। इसी तरीके से कुछ बॉडीज और हैं, जैसे यही बॉडी है, आप इस स्फीयर को हाफ कर दो, हेमी स्फीयर ले लो, तो उस हेमी स्फीयर का सेंटर मास इसके इस सेंटर पर नहीं होगा, इस वाले पॉइंट पर नहीं होगा, वो शिफ्ट हो जाता है। तो वो भी कुछ स्टैंडर्ड लोकेशन होती हैं, वो लिस्ट भी मैं हम बाद में उसको डिस्कस कर लेंगे। पूरी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, 3-4 बॉडी है। बट बिफोर दैट इन बॉडीज को लेके कुछ सिंपल से क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे रॉड को लेके 1-2 प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करो जिसमें पार्टिकल ना होके एक रॉड दी हुई है और इस रॉड को बेंड कर लिया है, ठीक है, ऐसे जैसे ये, और इस तरह की सिचुएशन है। मान लीजिए इसकी ये वाली जो लेंथ है, दो रॉड मिला के एक एंगल जैसी शेप बन गई या एल शेप बन गई है, तो ये लेंथ 2L या 2A लिख लो। ये लेंथ कितनी है, 2A, और ये वाली जो लेंथ है इसको ले लेते हैं जस्ट 1A। यूनिफॉर्म रॉड को बेंड करके ये एल शेप दी गई है। तो आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या होगी अगर इस कॉर्नर को ओरिजिन असूम कर लें। टेक दिस कॉर्नर एज ओरिजिन, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, 3A/2। ठीक है। इसमें क्या दिया है, यूनिफॉर्म रॉड है ना, बेंट यस सर। टू फॉर्म द शेप, टू फॉर्म एल शेप एज शोन, ठीक है। सर 3L/2। हाँ, तो इसको करने के लिए आप क्या करो, ऐसे करो इसको, यहां पर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए जैसे क्या करते हैं वैसे ही हो जाएगा। उसके लिए यूनिफॉर्म रॉड अगर है तो इस वाले पोर्शन की लेंथ, इतने लेंथ ए दी हुई है, तो इसके मास को अगर हम एम असूम कर लें, है ना,
इतने पोर्शन के मास को अगर m असूम कर लें तो इतने पोर्शन का मास क्या हो जाएगा, डबल होगा ना, लेंथ डबल है तो इसका मास भी डबल, तो ये मास हो जाएगा 2m इसका। लेकिन इस मास को रखोगे कहाँ, तो m मास यहाँ पे रख लो, है ना, इसके अपने सेंटर पर। ये तो पता ही है ना, अगर कोई रॉड इस तरह से है तो उसका सेंटर मास कहाँ होता है, उसके सेंटर पर। तो इतने पोर्शन का मास यहाँ पे रखोगे क्योंकि इसका सेंटर मास यहाँ पर है। तो यहाँ आपका एक तरह से क्या रखा है, m1 ये मान लो, जिसकी वैल्यू अपन क्या ले लेंगे, m, ठीक है। और ये जो पोर्शन है का इफेक्टिव मास यहाँ पर रख लोगे ना, Yes, sir. इसको अगर मैं m2 कहूं तो m2 की वैल्यू आप क्या ले लोगे, 2m, और इसको मैंने m1 कहा जिसकी वैल्यू क्या आपने ले ली है, m। क्लियर है। तो मास किस बेसिस पे लिए हैं, यूनिफॉर्म रॉड थी, इसकी लेंथ डबल है, इसकी लेंथ जो उसके इसकी लेंथ के कंपैरिजन में, तो इसका मास अगर m ले लिया तो इसका मास डबल हो गया बस। इसके बाद आपको कोऑर्डिनेट भी पता है, बताओ यहां पर आपने m1 पॉइंट रखा है, इस हाँ जी, x कोऑर्डिनेट a/2 0 हो जाएगा, और जहां पर आपने ये रखा है m2 मास, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0, a। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट पॉइंट है ना, फर्स्ट, और ये दूसरा है। तो आप लिख लो xc जब निकालोगे तो m1 को m लिखा, x1 को a/2, m2 को 2m लिखा और x2 को 0। इधर क्लियर, Yes, sir. नीचे m1 प्लस m2 कर लिया है तो ये आ गया। तो क्या मिला अपने को, ऊपर ma/2 और डिनोमिनेटर में क्या रह गया, 3m। तो m से m कैंसिल करके ये वाला आ जाता a/6, है ना। Yes, sir. बिल्कुल इसी तरीके से yc जब आप निकालोगे तो m1 y1, m2 और y2 a है, डिवाइड बाई टोटल मास। तो क्या आंसर आया, 2ma/3, तो 2a/3। क्लियर है। Yes, sir. तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इनको हम, तो कभी ये बॉडीज हो तो इनको पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर लेंगे, और उस पॉइंट मास को कहां रख लेंगे, उसके अपने ज्योमेट्रिक सेंटर पर। क्लियर। Yes, sir. हाँ चलिए, अच्छा इसी में Yes. एक कैलकुलेशन जरा आप करो, उसके बाद हम आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एक प्रॉब्लम आप खुद करेंगे, दूसरा फिर हम। एक बार फिर से मैंने एक ये शेप ले ली है, ऐसी करके इस तरह की शेप ली है, ठीक है ना। और ये शेप लेते समय हमने ये लेंथ उतनी ही रखी जितनी की ये लेंथ है, और ये वाली लेंथ जितनी है उतनी ही ये रखी है। इस लेंथ को अगर मैं अब की बार 2a से कर लूं डिनोट, और इस लेंथ को 4a से, ये भी 2a से, यूनिफॉर्म रॉड को बेंड करके ये शेप दे दी है, और ओरिजिन को वहां पर ले लो, ये नीचे वाला कॉर्नर यहां ओरिजिन ले लो, ऐसे करके बताओ तो क्या लोकेशन आएगी सेंटर ऑफ मास की। यूनिफॉर्म रॉड अकॉर्डिंगली मासेस को आप असूम करो और बताओ। करो जरा।
सर एक XC का आएगा A/2 और YC का आएगा 2A। XC का AY2, जी, और YC का 2A। ओके। इसमें कितने Yes, मास sir. लेने होंगे पता है आपको? तो मैंने इसका M लिया है, दोनों का आपके बीच वाले का 2M लिया है। हाँ, वो लेना ही पड़ेगा। देखो लेंथ इन दोनों की सेम है, तो इनके मास को अगर m ले लो दोनों के, तो बीच वाले का मास यहाँ पे रखोगे उसके बीच में, जिसका 2m लेना पड़ेगा पहले की तरीके से, है ना। उसके बाद में अगर हम मान लेते हैं कि ये पहला वाला पॉइंट है, पहला पार्टिकल यहाँ रखा है, और ये वाला दूसरा वाला पार्टिकल मान लो यहाँ पे रखा है, और ये थर्ड पार्टिकल ऐसे मान लो, तो फिर आप XC को निकालोगे सॉल्व करते समय, तो क्या क्या मिलेगा? M1 तो M ही है, और X1 कितना A आएगा इस बार, बोलो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। Yes, sir. Yes, sir. इसी तरीके से M2 2M है, लेकिन X2 0 होगा ना दूसरे वाले पार्टिकल के लिए, Yes, sir. Yes, और sir. M3 भी M हो गया, और X3 भी A हो जाएगा। Yes, sir. ऐसा कर लिया, नीचे तीनों के मास का सम किया तो 4M सम होगा, 4M। तो आपको मिला 2MA अपॉन 4M, तो बिल्कुल सही A/2 आ जाता है। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं? सिमिलरली अगर हम YC को निकालें तो M1 तो M है, लेकिन Y1 0 हो जाएगा इस वाले पॉइंट पे, है ना। M2 2M है, लेकिन Y2 हो जाएगा 2A, इस वाले पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट 2A हो गया ना। और फिर M तो M ही है, लेकिन Y हो जाएगा 4A, ध्यान दिया आपने? डिवाइड बाई टोटल मास, तो ये कितने ऊपर है? 4 दूनी 8, बिल्कुल सही। 8MA हो गए ना ऊपर, डिवाइड बाई 4M किया तो 2A आ गया, तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है ना, सही निकला। क्लियर हो गया होगा होपफुली आपको। चलिए ठीक है, ओके। सर हाँ बोलो। सर M/4A क्यों लिया है आपने? ये वाले जो दूसरा वाला पार्ट, तीसरा पार्ट के जहां पे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट अगर लिखोगे क्या आएंगे बताओ जरा। एक्स कोऑर्डिनेट इतना ही होगा ना, A/2, और Y कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये वाली हाइट होगी ना। क्लियर हो गया ना। यही तो पॉइंट होते हैं जो आपको जरूरत होती है मार्क करने की, उसके बाद तो कैलकुलेशन रह जाता है। ठीक है, ओके। जस्ट एक प्रॉब्लम और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इस टाइप का। इसमें इमेजिन करो कि एक इस तरह का एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है। आप इसको डिस्क मान लो, यूनिफॉर्म मास की ये डिस्क है, और इस डिस्क का कुछ डायमीटर होगा। जितना भी इस डिस्क का डायमीटर है, उसको मैं डायमीटर को कैपिटल D से दिखा रहा हूं, और एक हम यहां पर ले रहे हैं स्क्वायर, ठीक है ना। एक मैं स्क्वायर इस तरह से ले रहा हूं कि स्क्वायर की जो साइड है इसके डायमीटर के बराबर है, इस तरीके से ले लिया। ये देखो आपके सामने, और इन दोनों को मैंने टच करा दिया ऐसे करके, दिख रहा ना क्लियरली। Yes, sir. साइड ऑफ स्क्वायर इज सेम एज डायमीटर, ठीक है। मतलब ये अगर मैं ऐसे लाइन को ऐसे ड्रॉ करूं तो इसको टच करती हुई जाएगी। ये सिचुएशन है आपकी। मान लो ये एक स्क्वायर शीट है, एक डिस्क है, दे लाई ऑन ग्राउंड एस ऑन। इसमें मैं अगर यहीं पर असूम कर लेता हूं ओरिजिन को, जो कॉर्नर है आपका, है ना, ये तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ऐसे अगर ले लें
और इस वाले पॉइंट को मैं कह रहा हूं ओरिजिन। इधर x लिया, इधर y लिया। यहां पर ये जो साइड लेंथ है आपके स्क्वायर की, ये भी d के बराबर ले ली। ये स्ट्रक्चर है। आपको अगर पूछा जाए कि इनका मास सेम है, चलो ए पार्ट में मैं आपको ये कह रहा हूं कि दोनों का लेफ्ट साइड का मास स्क्वायर का है, राइट में आपका डिस्क है। अगर मासेस सेम है देन xc ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? जीरो। xc ऑफ सेंटर मास 0 sir. समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं तो इसको कहाँ रख लोगे? यहाँ पर m1 को स्क्वायर शीट के सेंटर पे, m2 को डिस्क के सेंटर पे रखोगे तो x कोऑर्डिनेट x1 की वैल्यू जब निकालोगे तो dy2 आएगी। एम आई राइट? माइनस में। ये बात सभी को समझ में आ रही है? क्योंकि ओरिजिन के इधर चला गया लेफ्ट में। इसी तरीके से जब आप x2 को निकालोगे तो ये प्लस में dy2 आएगा। और सेम मास के पार्टिकल अगर इस तरह रखे हैं तो m1 को, दोनों बराबर ही है तो दोनों को m मान लो, तो m1 x1 प्लस m2 को m ही कहो और x2, ये करके आप नीचे डिवाइड करोगे सम ऑफ मासेस से, तो आपको क्या मिलेगा? m तो कॉमन आ जाएगा। Yes sir. अगर मैं कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा ऐसे जैसा कि मैं दिखा रहा हूं, दिख गया ना? तो ये सम जो है x1 प्लस x2 क्या होगा? इनको देख के बताओ, 0 हो जाएगा ना? हाँ, Yes sir. 0। तो ये जो सम है 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये सवाल एक डिफरेंट वे में अगर आपसे पूछा जाए, जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट मासेस आर इक्वल, आपसे कहा जाए कि एक शीट है आपके पास, ठीक है, सपोज ये शीट है और इस शीट में से आपने ये इस स्क्वायर को भी कट किया और इस डिस्क को भी कट किया, है ना, और उसके बाद में यहां पे रख दिया, तो उस केस में सेंटर मास कहां होगा? If square, sheet and disk both are obtained from a plane sheet, ठीक है, then center of mass will lie, इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, मान लो ऑन y एक्सिस, दूसरे में लेफ्ट साइड लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, तीसरे में दिख दिया राइट साइड ऑफ y एक्सिस, और चौथे में नन ऑफ दिस या डेटा इज इनसफिशिएंट। इस तरह का एक ऑप्शन लास्ट में दे दिया, आप किसको टिक करोगे? इसका मीनिंग क्या लोगे? सेम शीट से दोनों को कट किया, आपने स्क्वायर भी इसी में से निकाला, इसी शीट में से कट करके, और आपने इसको भी इसी में से कट करके निकाला है, इसी में से कट किया, इससे फर्क क्या पड़ेगा बताइए? डायमीटर सेम, हाँ, थिकनेस इनकी सेम है। तो अब की बार सॉल्व करते समय आपको चेक करना पड़ेगा कि किस बॉडी का मास ज्यादा है, लेफ्ट वाली का, मतलब m1 ज्यादा होगा या m2 ज्यादा होगा। यही तो बात है केवल। हाँ, बताओ
कौन सा, आप मुझे केवल ये बता दो कि M1 और M2 में कौन ज्यादा है, M1 ज्यादा है या M2 ज्यादा है? M2 ज्यादा है। M2 ज्यादा, क्योंकि ज्यादा एरिया, M2। स्क्वायर में ज्यादा एरिया मिल जाएगा, दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, ऐसे करके 1 मिनट के लिए इसी को अगर मैं इसके यहाँ पे रख दूं, ऐसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ऐसे, तो किनारों पर कुछ एरिया रह जाता है ना? बोलो। यस सर। तो ये वाला एरिया जब आप डिस्क काटोगे तो ये वाला एरिया मिसिंग होगा, लेकिन स्क्वायर में तो ये भी है, तो स्क्वायर का एरिया ज्यादा होने की वजह से उसका मास ज्यादा हो जाएगा। मास ज्यादा हो जाएगा तो उसी के साइड में आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, मतलब लेफ्ट ऑफ लेफ्ट साइड। वाई एक्सिस। क्लियर करेंगे इस तरह से, यस सर। जिधर मास ज्यादा होता है उधर ही सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे जल्दी से, हाँ बोलो। सर जो ए वाला पार्ट है उसमें सर एक्स का कोऑर्डिनेट हमने देखा, वाई का भी तो देखेंगे, ओरिजिन से लिया है, मतलब एक्स हमने है ना। हाँ, आपको क्वेश्चन में केवल एक्स कोऑर्डिनेट पूछा था, तो उसके बारे में आपको बताना है। ओके सर, ओके सर। अगर वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना है तो वाई की हाइट क्या होगी, दोनों में ही वाई की हाइट सेम ही है, सेम है ना, सेम आएगी ना? यस सर। हाँ, लेकिन वो पूछी नहीं तो काहे को उसके बारे में बात करें हम, जो पूछा उसकी यस बात करो। चलिए ठीक है, तो आगे अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि सिमेट्रिक बॉडी में से कुछ मास को कट कर देते हैं, है ना? कटिंग सम पोर्शन, और उसके बाद में सेंटर मास कहां पर होगा, है ना, इसकी बात यहां पे की जाती है। मुझे लिखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल होते हैं, जैसे मान लो इस तरह का कोई स्क्वायर है, स्क्वायर शीट है, ठीक है, ज्यादा बड़ा थोड़ा छोटा कर दो इसको, ऐसे करके, और इमेजिन करो कि आपने वाई एक्सिस को ऐसे दिखा दिया, इसमें एक्सिस को ऐसे दिखा दिया, और मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि ये यूनिफॉर्म स्क्वायर शीट में से आपने कुछ पोर्शन कट किया है, अब कहां से कट किया ये भी बता दूं, ठीक है, सिमेट्रिकली आपने कुछ पोर्शन यहां पे कट किया, यहां पर, ठीक है, इतना पोर्शन अगर कट करके बाहर निकाल दें तो सेंटर ऑफ मास किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, पहले तो और सेंटर पर रहा होगा, इतना हिस्सा कुछ कट करें तो सेंटर ऑफ मास नया किस में शिफ्ट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड में? सेकंड में। क्लियर है ना? तो कुछ ऐसे होते हैं, यस सर। ठीक है, क्योंकि ये वाला मास तो अभी भी यूनिफॉर्म है, खाली इस लाइन पर इधर मास कम हो गया, उधर उतना ही है, तो सेंटर मास इधर आ जाएगा, तो सेकंड में आ जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही। अब इस पर बेस कुछ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं, ये तो जस्ट क्वालिटेटिवली एक तरह से हो गया ना पहला वाला सवाल, कुछ न्यूमेरिकल आपको करना प्रॉब्लम मिल सकती है। जैसे इमेजिन करो कि हमारे पास एक ये इस तरह का एक डिस्क है, और इसमें से कुछ पोर्शन आपने कट करके बाहर निकाला, ऐसे करके, तो जो हिस्सा कट कर रहे हैं वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ओके, दिखा दूं, 1 मिनट, ऐसे यहां से हम कट करेंगे, तो इससे पहले कि हम इसको शो करें एक लाइन और दिखा दूं मैं इस पे, इनफैक्ट इनको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कह लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मान लिया हमारा वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस को भी मार्क कर लेते हैं, ये है एक्स एक्सिस। क्लियर? ये जो सिमेट्रिकली आपने रिमूव किया है इधर से, ऐसे करके, दिख रहा है ना?
Yes, sir. हाँ ऐसे। यस सर। तो इतना हिस्सा आपने रिमूव किया है, जो रिमूव किया है उसकी रेडियस भी आपको दी है और ओरिजिनल रेडियस जो है वो भी दी हुई है। ठीक है, मान लो ये है ए और ओरिजिनल रेडियस है उसको कैपिटल आर अगर कह लें तो वो आपको दी हुई है 3 टाइम्स ए। क्लियर, ये गिवन है। तो जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन कट करने के बाद सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा, ये सवाल इसमें होता है। बाई व्हाट अमाउंट द सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट, है ना। निकालो क्वेश्चन को, बहुत ब्रीफ में लिख लो, है ना। आफ्टर कटिंग द पोर्शन of radius A as shown, बस इतना पर्याप्त है लैंग्वेज। The shift in center of mass will be, ठीक है, क्लियर है, लैंग्वेज क्लियर है। Yes, sir. हाँ, तो मैं ये ऊपर का हिस्सा ये वाला पहले हटा देता हूं। इसके पीछे कैसे करोगे कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन ही तो करना केवल, तो इसी की हम बात कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं हाउ टू डू कैलकुलेशन इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, करें डिस्कस। देखो बहुत सिंपल। अच्छा पहले ये बताओ, ये कट करने वाला हिस्सा तो हम बाद में कट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे केवल ये बता दो, कट करने से पहले इस डिस्क का सेंटर मास कहां पे था इनिशियली, वो पे था ना आपने। अच्छा अब आपने जो कट किया उस वाले हिस्से का सेंटर मास कहां पे होगा, इस वाले हिस्से का। बिल्कुल यहाँ पर होगा ना, इस जगह इसके सेंटर पे। Yes, sir. हाँ ओके, चलिए। Yes. तो जो मास आप कट कर रहे हैं उसको आप लिख लो, लेट मास कट ऑफ इक्वल टू m1। तो वो m1 को आप यहां पे रख दो, एंड द रिमेनिंग मास उसको आप m2 कह दो। ठीक है ना, जो रिमेनिंग मास है उसको तो आप क्या कह दो, m2 ऐसे। तो m2 मास ये जो बचा हुआ होगा कहां पे रखोगे, बचे हुए हिस्से का ये जो मास है टोटल कहां पे रखोगे, उसके सेंटर ऑफ मास पर। बोलो। Yes, sir. तो इतने हिस्से को हटाने के बाद जो बचेगा उसका सेंटर मास कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा लगभग, है ना, करीब करीब। Yes, sir. तो इस जगह पर आप रख दो m2 को। मैंने इसमें जो m2 दिखाया यहाँ पर गलती कर दी है, इसको मुझे क्या लिखना चाहिए ना, m1 है ना। M1. हाँ तो मैं यहाँ पर m1 दिखा रहा हूँ, m1 ये हमने काट के बाहर निकाला, बचा हुआ यहाँ रखा है। अब अगर हम काट के बाहर ना निकालें, यहीं पर रखा रहने दें और बचे हुआ मास भी, तो पूरी डिस्क बनी रहेगी, बताइए। Yes, sir. हमने केवल डिवाइड तो कर दिया, इस बाउंड्री के अंदर वाले मास को m1 वो भी वहीं पे रखा, अभी कुछ नहीं किया, और बचा हुआ मास जो भी है उसका इफेक्टिव सेंटर यहाँ पर रख दिया। तो अगर दोनों मास अपनी जगह पे ही रखे हो तो सेंटर मास अभी ओरिजिन पर ही है। बोलो। Yes, sir. तो अब ये 2 पॉइंट मास वाला सिचुएशन बन गया है। आपके पास केवल 2 पॉइंट मास वाला सिचुएशन है, जिसमें कि एक मास कहां रखा है, यहां पर, और एक मास कहां रखा है, यहां पर। ठीक है, और दोनों का सेंटर मास कहां पर है, ओरिजिन पर। बोलो। Yes, sir. तो याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिवाइज किया था वो एक क्वेश्चन 2 पार्टिकल सिस्टम वाला, जिसमें सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस छोटे वाले मास से m1 मास से d1 ली थी, m2 मास से d2 ली थी।
D2 तो रिलेशन क्या आया था इसमें, कुछ याद आया? M1 D1 इक्वल टू M2 D2 Yes, sir. M1 अपॉन M2 इक्वल टू क्या आ गया था? D2 by D. D2 upon D1 ये आ गया था। इसका मतलब यहां से प्रोडक्ट D1 और M1 D2 और M2 के प्रोडक्ट के बराबर है। अब ओरिजिन से बचे हुए पहले मास, सेंटर मास यहां था, अब यहां पर आ गया, वहीं तो इफेक्टिव मास रखा है, तो ये जो D2 है वही शिफ्ट ही तो हो गई है। यहां से यहां तक दिस इज द अमाउंट बाय विच मास हैज बीन शिफ्टेड, तो इसी को मैं D2 कह रहा हूं, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो D2 को आप डेल्टा x2 अगर मैं रख देता हूं, डेल्टा x D2 को, तो आपको क्या मिलेगा? M1 D1 बराबर ये सब, तो यहां से जो शिफ्ट है वो क्या मिल जाएगी? M1 D1 डिवाइड बाई M2, M2 M2 बस Yes, sir. इतना सा होता है। और जहां तक M1 अपॉन M2 की रेशियो की बात है, तो यहां पर मासेस एरिया के प्रोपोर्शन में हुआ करते हैं, बोलो। ये तो बात मालूम है सभी को। yes yes sir अच्छा, यही सवाल कभी स्फीयर को लेके आएगा, पूरे स्फीयर में से इतना स्फीयर कट करके बाहर निकाल दिया, तो मास वॉल्यूम के प्रोपोर्शन में आएगा। तो यहाँ पर ये रेडियस आपको पता ही है ना। एक काम और केवल करना पड़ेगा कि M1 को जब आप लिखोगे तो कौन सा एरिया लोगे? ये वाला, इस इतने वाला एरिया, ये वाले डिस्क का जो पाई ए स्क्वायर ले लोगे ना, Yes, sir. मल्टीप्लाइड बाई कुछ डेंसिटी होगी, डेंसिटी को लिख लो सिग्मा। सिग्मा है मास पर यूनिट एरिया। इसको अगर हम सिग्मा लिख लें तो M1 की वैल्यू ऐसे निकल आएगी, इतने हिस्से का मास। और बचे टोटल मास अगर निकालोगे, यहां पर टोटल मास जो है बेसिकली इन दोनों का सम करके आएगा ना, बोलो। Yes, sir. Yes, तो sir. yes sir टोटल मास जब आप निकालोगे तो वो हो जाएगा टोटल एरिया, जो कि पाई आर स्क्वायर होगा, बोलो। Yes, sir. yes पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई इंटू 3a का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा। तो अब आप M2 को यहां से निकालोगे तो M माइनस M1 लिख लोगे ना। Yes, sir. yes sir तो M की वैल्यू टोटल मास ये है, और M1 की वैल्यू आपके पास ये है, ठीक है। अपडेट कर दो यहाँ पे थोड़ा लेफ्ट में करके, हाँ ये कर दिया। और इनमें कॉमन कुछ आ रहा है वो कॉमन ले लो, पाई कॉमन आएगा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, सिग्मा कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा? 9 minus 1 9 माइनस 1, बस। तो ये आ गया 8 पाई ए स्क्वायर सिग्मा। तो देखो M1 भी आपके पास यहाँ पर है और M2 भी है, यहाँ पर खाली रेशियो ही तो रख देना है। M1 अपॉन M2 क्या हो जाएगा रेशियो, बताओ। D2 by D. हाँ, ये आपका M1 है ना, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर ये M1 है और ये आपका M2 आ गया, नीचे डिवाइड कर, इक्वल टू नहीं ले जाना है, बस डिवाइड कर दो। तो ये तो आपका रेशियो क्या आ गया? M1 अपॉन में M2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई D1। तो क्या आंसर आया देखो, पाई ए स्क्वायर सिग्मा सब कुछ कट गया, तो D1 अपॉन 8 यही आंसर है। जहां तक D1 की बात है तो आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज दिस डिस्टेंस D1? 2a। इस टोटल में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दो तो D1 आपका हो जाएगा कैपिटल R माइनस ए, बोले तो 3a माइनस ए, दैट इज 2a। तो D1 की वैल्यू 2a पुट करोगे तो 2a अपॉन 8, तो आंसर इस तरह से कर लिया करेंगे ऐसे सवाल को। सिंपल है, बताओ। Yes, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ये चीज, ये पॉइंट ये है।
ठीक है, तो कट करने पर इस तरीके से होता है। ठीक है, बताओ, चलें आगे। Yes, Yes, sir. sir. बिल्कुल। नेक्स्ट, नाउ वी कैन टॉक अबाउट द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, ये तो आप कर लेंगे। इस तरह का एक पार्ट और मैं आपको मैं इसको एज ए होमवर्क दूंगा। ठीक है, ये वाला मैंने दूसरे पेज में है, इस वाले पेज में ये स्फीयर है, मान लो स्फीयर में से स्फीयर को आप कट कर रहे हैं। ठीक है ना, Yes, sir. सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्म, और फिर आपको पता करना है कि इसी तरह से रेडियस स्फीयर की ले लो, पोर्शन कट कर रहे हैं उस वाले स्फीयर की रेडियस को स्मॉल ए से ही करो डिनोट, और वही सवाल है कि शिफ्ट बताओ कितना होगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप कर लेना कैलकुलेशन को बिल्कुल सिमिलर वे में। अल्टीमेटली मासेस अब की बार कैसे निकालोगे, वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक Yes, sir. डेंसिटी। हाँ, वॉल्यूम इनटू, अच्छा वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी को आप रो कह लेना, लेकिन जब रेशियो करोगे वो सब कैंसिल हो जाएंगे। रो को अगर 1 भी ले लो तो भी काम हो जाएगा। आर यू गेटिंग? यस Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. मैं इसको हटा देता हूं। अब आप स्फीयर के लिए d1 की वैल्यू d1 अपॉन समथिंग ऐसे आएगा ना, तो कितना Yes, आता है देख लेना। Yes, d1 तो sir. वही है, डेल्टा x2 कितना आता है करना। कोई डाउट हो तो पूछना फिर। ठीक है, 13। आपने कर लिया, ये इतना सिंपल है, आप कर भी सकते हो तुरंत। ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा सभी लोग कर पक्का लेना इसको एक बार कैलकुलेशन को। चलो आगे लिखो, हेडिंग लिखते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसमें हम केवल वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना? yes, sir. Yes, बट sir. बट मोशन से पहले कुछ पॉइंट और हैं, कुछ ऐसा भी होता है, एक मिनट वो लिस्ट भी आपको बता दूं। ठीक है, नहीं तो वो रह जाएगा। इसमें जस्ट आई वांटेड टू गिव, ये वाली लिस्ट में देना चाह रहा था, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फॉर सम सिमेट्रिक हाफ्स, है ना। ये जो 3 है, ये हाफ्स हैं, ये एक स्पेशल केस है, इसलिए नंबर 4 करके नहीं लिखा। कौन का एक स्पेशल केस होता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट रखा है। तो मैं पूरा का पूरा ये कॉपी करके आप के लिए ये मैं पेश कर देता हूं, देख लेना इसको बाद में यहां पर। ठीक है, क्लियर है? इसमें अगर आप एक रिंग को हाफ कर दोगे इस तरीके से, तो रिंग का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला होता है, जो पहले ओरिजिनल रिंग का जो सेंटर होता है वहां से सेंटर मास यहां पे आ जाता है d डिस्टेंस पे। d की वैल्यू ये होती है, सम ऑफ यू मे बी नोइंग दैट। ध्यान है, बोलो। यस और Yes, यही sir. अगर डिस्क हो, है ना, हाफ ब्रेड चपाती होती ना, उस तरह की शेप होती ना, तो इसकी हाफ ले लो, अगर हाफ डिस्क, तो इस हाफ डिस्क का इस पॉइंट से d डिस्टेंस पे अगर सेंटर मास है तो ये 4r/π, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे आया है कभी नहीं पूछा जाएगा। और इसी तरीके से अगर हेमीस्फीयर है तो 2 केस होते हैं, एक हॉलो और दूसरा सॉलिड। अगर हॉलो होगा तो ये d डिस्टेंस हो जाएगी r/2, जहां r क्या है बताओ, r इसकी रेडियस है। क्लियर है? इन सभी में कैपिटल R क्या है, रेडियस है। ठीक है, इस तरीके से। तो हॉलो होगा तो ये जो सेंटर मास यहां पे जो आ जाता है, तो ये वाला पॉइंट कितना दूर हो जाएगा यहां से, जस्ट r/2, आधा। और ये सॉलिड स्फीयर होगा, सॉलिड हेमीस्फीयर होगा, तो ये डिस्टेंस d हो जाएगी 3r/8। ठीक है, समटाइम्स यू मे नीड। और कोन के लिए और याद रखना, कोन का बेस से अगर सेंटर मास की अगर डिस्टेंस नापोगे तो सॉलिड जब होता है तब तो hy4 होती है, और जब हॉलो होता है तो ये hy3 हो जाती है बेस से। ठीक है, ध्यान रखोगे, डिस्टेंसेस फ्रॉम बेस, है ना। यस
और कैपिटल एच पता है ना, हाइट ऑफ द कौन है। तो ये और आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलें आगे। डिस्क का पूरा Yes, sir. हाँ, डिस्क का पूरा बोलो, क्या कह रहे? 4/3 पे हाँ, डिस्क का 4r/3 पाई। हाँ, ये देखो यहाँ मिस्टेक है आपने, थैंक यू, अच्छा याद लगवाया। यहाँ पर 3 पाई आता है, पाई नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पर Yes. 4r/3 पाई होता है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं इस पर बेस्ड। ये देखो, आप बाद में अपने तरीके से बना लेना अपने नोट्स में। एक क्वेश्चन करो जिसमें आपको दिया हुआ है, एक तो हेमिस्फीयर दिया है। एक क्वेश्चन में बनाता हूं आपके लिए, एक इस तरह से, ये इसको हेमिस्फीयर आगे चल के मानेंगे, ठीक है ना। और जब हेमिस्फीयर की तरह से इसको जब ट्रीट करोगे तो नेचुरली इसका बेस कुछ ऐसा करके आप दिखा देंगे, ठीक है, ऐसे समथिंग लाइक दैट। और एक कौन और मैं ले रहा हूं यहां पर, इस तरीके की स्ट्रक्चर है, देखो मैं बना रहा हूं, देखो जरा, ऐसे करके। एक ऑब्जेक्ट बन गया है और इस ऑब्जेक्ट का नाम आपको पता होगा, जानते Yes, हो, sir. आप लोग बहुत पसंद करते हैं, है Yes, ना। sir. सही, आइसक्रीम सब बच्चे पसंद करते हैं ना, आइसक्रीम बन गई ना। Yes, sir. अच्छा, अब पर बेस क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इमेजिन करो कि ये जो सेंटर है हेमिस्फीयर का, या जो कोन का बेस है, उस सेंटर को ही अगर ओरिजिन कहते हैं, ऐसे इस तरह से एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लें, तो ऊपर का जो हेमिस्फीयर है उसके मास को मैं m1 कह रहा हूं, ये सॉलिड है, और नीचे का ये सॉलिड कौन है, ठीक है। ध्यान रखिए, ये कौन कैसा है, सॉलिड है। आइसक्रीम में फिलअप होगा तभी तो काम का होगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा, क्यों। Yes, sir. कौन अगर फिल्ड होगा तभी तो काम की होगी, ठीक है। तो ये सॉलिड स्ट्रक्चर्स है। तो नीचे कौन का मास m2 ले लिया, और इतना और दे दिया कि इसकी ये जो हाइट है ये 2 टाइम्स रेडियस कर लेते हैं, ठीक है ना। जहां रेडियस क्या है, ये वाली, ये रेडियस जो भी है। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट तो कहां होगा, 0 होगा ना, बोलो, कैन यू सी, x कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा। तो आपको केवल आपसे पूछा है y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इफ m1 मास इज इक्वल टू m2। करोगे, अभी करोगे या बाद में, बताइए। सर अभी करेंगे। करो फिर, चलो, सर अभी हाँ, डू इट। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालिए, अगर मासेस बराबर है तो। जो हाइट है हमने कितनी ले ली है, 2 टाइम्स रेडियस, ऐसे। सर एक्स कोऑर्डिनेट 0 क्यों होगा? देखो, अगर आप हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास देखो, है ना, यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पर होगा, तो ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है, बताओ। हाँ जी सर। और आपका जो कोन का सेंटर मास यहाँ पे कहीं होगा, ये भी y एक्सिस पे लाई कर रहा है, नेगेटिव y साइड में। यस सर। तो x कोऑर्डिनेट दोनों सेंटर मास यहीं पे कहीं इसी लाइन पे आएगा ना। यस सर, आगे सर। आपका m1 मास इफेक्टिवली यहाँ पे रखा है और m2 मास यहाँ पे रखा है, तो y1 m2 मास के लिए ये डिस्टेंस y1 होगी यस सर। m1 मास के लिए, और m2 के लिए ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y2। बस करो कंप्लीट, मासेस बराबर है। माइनस साइड में आया है, ओके। तो पहले इसको जो अपन सॉल्व करेंगे चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक करें, बोलो यस और नो।
Yes, sir. पहले y1 कौन बताएगा? 3r by 8। हाँ ठीक है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी ना ये डिस्टेंस सॉलिड स्फीयर के लिए। Yes, और sir. y2 2r का हाफ हो जाएगा ना सर? y2 कितना बेस से कितना दूर होता है? h by h by 2। 4। सॉलिड कोन में देखो ना, सॉलिड कोन में h by 4 है, तो Yes, h sir. आपका है 2r, यस सर अपॉन तो ये r by 2 2 और मास बराबर है। मास बराबर है तो दोनों को ही क्यों ना m1 बराबर m2 बराबर m कह लो, और फिर आप लगा लो m1 y1, ठीक है ना, प्लस m2 m और y2 नेगेटिव साइड में जाएगा, बोलो। Yes, sir. ऊपर मैंने केवल मैग्नीट्यूड रख दिया है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर साइन के साथ और दोनों के मास का सम m प्लस m ये कर दिया। तो ऊपर आपका क्या है, m तो कैंसिल हो ही जाएगा, एक है 3r by 8 और माइनस में r by 2 बचा है, डिनोमिनेटर में m हटा दिया तो 2 अकेला रह गया। ठीक है, तो अगर हम एलसीएम कितना ले लें, 8 ही एलसीएम ले लें ऊपर, तो 3r में से 4r को करोगे सब्ट्रैक्ट, एम आई राइट? तो ऊपर माइनस में r बचता है 1 और नीचे आके ये 16 हो जाएगा। बिल्कुल सही ये वाला आंसर आपने निकाला। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. इस तरीके से ये कर लेंगे। तो सिमेट्रिक बॉडीज जो होती हैं, है ना, उनका सेंटर मास जहां भी होता है वहां पर पार्टिकल के फॉर्म में रख लो, तो 2 पार्टिकल सिस्टम बन गया। चलो ठीक है, करें स्टार्ट मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। Yes, sir. लिखो लिखो हेडिंग। तो हम लोग कुछ पोर्शन तो डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये हमने निकाला था। हम लोगों ने इवन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो तो निकाली ही थी, वेक्टर फॉर्म में भी निकाली थी, और उसके बाद कोऑर्डिनेट्स भी इनके बारे में भी लिखा है। इवन हम लोगों ने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इसके बारे में भी बात की थी, आपको याद होगा। यस सर। एफ एक्सटर्नल को टोटल मास से डिवाइड करके आपको क्या मिल जाता है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ठीक है ना। Yes, sir. तो इंटरनल फोर्सेस जो है एक्सेलरेशन को चेंज कभी नहीं कर पाते, ये हमें पता था। और ये भी देखा था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 हो जाए तो बहुत सारी बातें होती है ना, उसमें क्या क्या होता है। AC को क्या कहोगे, 0, VC वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट होगा, मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगी। मोमेंटम कांस्टेंट होगा, ये सभी बातें उसमें आ जाती हैं, ठीक है। या तो वी हैव डिस्कस्ड दीज पॉइंट्स अर्लियर, मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। तो अब कुछ प्रॉब्लम करते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम करते हैं जिनमें कि सेंटर ऑफ मास स्टार्टिंग में रेस्ट में है और बाद में कुछ हलचल होती है सिस्टम के अंदर अंदर, तो ड्यू टू दैट डिस्टरबेंस विद इन द सिस्टम सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहता है, ठीक है ना। इस पॉइंट को हालांकि लिखा तो है लेकिन यहाँ पर आ गया है, बट फिर भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस पॉइंट को कि इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट चेंज। नोट करो प्लीज ऑल ऑफ यू। किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज माइक म्यूट कर लो। इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट चेंज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। और मोमेंटम, है ना, चाहे सिस्टम का मोमेंटम हो या सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हो, इंटरनल फोर्सेस
उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस तो 0 होते हैं ना यहाँ पे। बात वो नहीं इंटरनल फोर्स जीरो है या नहीं। जब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो इंटरनल फोर्स का कोई रोल यहाँ पर है ही नहीं, केवल एक्सटर्नल फोर्स आते हैं। ठीक है, यस सर। और इसके कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं जहां पर इंटरनल फोर्सेस आते हैं। जैसे एक हम लोगों ने एग्जाम्पल की अगर बात करें, एक्सप्लोजन को डिस्कस किया था। एक्सप्लोजन में केवल इंटरनल फोर्सेस पिक्चर में आते हैं, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहता है। ठीक है ना, और भी ऐसे, हाँ बिल्कुल, फायरिंग ऑफ गन, उसमें भी वो भी तो एक्सप्लोजन ही है ना। गन फायरिंग जस्ट अनदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोजन। इसमें सिस्टमैटिक तरीके से फायर करते हैं सो दैट एनर्जी रिलीज्ड इज यूटिलाइज्ड टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू द बुलेट, है ना, है तो ये भी एक्सप्लोजन है। और कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जैसे कोई ट्रॉली है, ट्रॉली अगर रेस्ट में है और रेस्ट में रखी हुई ट्रॉली पर कोई पर्सन अगर भागने लगता है ना, तो पहले अगर ये सब कुछ रेस्ट में है तो बाद में इंडिविजुअल पार्टिकल में तो मोशन आएगी, जैसे इसके ऊपर कोई पर्सन भागना शुरू कर देता है। ठीक है ना, एक मैं आपको दिखाता हूँ पर्सन का डायग्राम। मैं आप पर्सन को अपने तरीके से, जैसा भी मैंने सिंबल एक यहाँ पर इस तरह से बनाया है, तो ये पर्सन मान लो पहले रेस्ट में था और अगर ये भागना शुरू कर दे तो पर्सन की वेलोसिटी है और ट्रॉली में भी वेलोसिटी आ जाएगी, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो है कैसा होगा, रेस्ट में ही रहेगा। आर यू गेटिंग? तो इस तरह के कई एग्जाम्पल है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाऊं जिसमें सेंटर मास रेस्ट में ही है। मान लो ये एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस्ड स्टेट में रखा हुआ है, तो इसमें एक ब्लॉक इधर है, जस्ट टच कर रहा है, बंधा नहीं है, और एक ब्लॉक इस साइड में स्प्रिंग को टच कर रहा है और स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। जैसे ही आप रिलीज करोगे तो स्प्रिंग की हेल्प से, एनर्जी की हेल्प से ब्लॉक ए और बी दोनों को एनर्जी मिलेगी, दोनों मूव करेंगे, तो सेंटर मास यहाँ पर रेस्ट में था, तो इस सिस्टम का सेंटर मास अभी भी रेस्ट में ही रहेगा। आर यू गेटिंग? इस एग्जाम्पल में भी तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं और इन्हीं पर बेस सवाल भी आते हैं। तो करें वन बाय वन, इन पर एक एक दो सवाल बोलो। एक्सप्लोजन वाले हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, तो उनको दोबारा यहाँ पर नहीं लेंगे। क्लियर है? हेलो, हाँ, फायरिंग ऑफ गन वाला करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे होगा देखो, क्वेश्चन ऐसे है, when a gun is fired what will be the recoil speed of gun? ठीक है, if muzzle speed of the bullet is v naught, ठीक है, mass of bullet and the gun are small m, capital M रेस्पेक्टिवली, ये आपको दिया है। ठीक है, क्लियर है सिचुएशन? यहाँ पे Yes, क्या हो रहा है, जस्ट थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश करूं, बताने की। मान लो गन को आप इस तरह दिखा दो, इनिशियली जो सिस्टम है इसके अंदर ही एक बुलेट है, ठीक है ना, जब फायर करते हैं तो एक्सप्लोजन होता है
और एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन इस बुलेट को मिल जाती है। तो एज ए रिजल्ट ये बुलेट मूव करके बाहर आती है। तो बुलेट के अलावा जो गन का मास उसको कैपिटल एम का है, ठीक है। तो होगा क्या कि बात इनिशियली ये सिचुएशन है, बाद में यहां पर बनाते हैं। तो इस सिचुएशन में, इस वाली सिचुएशन में मान लो क्या करते हैं, जस्ट एक ट्रिगर होता है उसको केवल पुश करते हैं, और Yes, उसको पुश करने में कोई ज्यादा एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, बहुत हल्की सी, तो कोई एनर्जी प्रोवाइड इफेक्टिवली नहीं करते, नेग्लिजिबल एनर्जी दी, केवल एक्सप्लोजन होता है उससे एनर्जी मिलती है। तो होता क्या है कि इसमें ये जो बुलेट जो अंदर थी अब ये बाहर आ गई है। तो मान लो जितनी स्पीड से बुलेट में से निकली है वो वाली स्पीड v0 है। इसे कहते हैं मजल स्पीड, जितनी स्पीड से निकलती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द गन। तो व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मोमेंटम ही तो कंजर्व करना है। हेलो, यस सर। तो व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, गन भी रेस्ट में है, बुलेट भी रेस्ट में है। इट इज जस्ट केस ऑफ एक्सप्लोजन, इसको एक्सप्लोजन के तरीके से लेंगे, और बाद में जो मोमेंटम निकालेंगे तो बुलेट का तो कुछ आएगा, है ना, और गन का भी कुछ आएगा। यस ये है। तो गन बैक साइड में रिकॉयल होती है, कितनी स्पीड से, मान लो गन रिकॉयल्स इन द बैक साइड विद स्पीड कैपिटल V, ऐसे लिख लें, बोलो। Yes, sir. yes, sir. तो एक तरफ बुलेट है एक तरफ गन है, दोनों का वेलोसिटी निकालो, उससे आपको मिलेगा। ये मजल स्पीड, v1 इक्वल टू mv0 हो जाएगा। एक मिनट, इस शब्द का, इस वर्ड का मीनिंग बहुत संभाल के समझो, है ना। इसका मतलब क्लियरली मैं आपको और बताता हूं, क्योंकि इसी में एक मैसेज हिडन है। ये क्या है मेजर स्पीड, स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, ठीक है। गन के रिस्पेक्ट में जो स्पीड होती है बुलेट की, उसी का नाम क्या है, मजल स्पीड, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। यस Yes, sir. तो फायर करने के बाद में जैसे ही बुलेट बैरल में से बाहर निकलती है, उस समय गन रेस्ट में नहीं है, गन में कुछ वेलोसिटी आ गई है। तो ये v0 क्या है, गन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। तो हमें बुलेट की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में निकालनी पड़ेगी, समझे ना। तो यहां पर यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। मैं कहां पर, मुझे केवल एक पॉइंट है, और जो पॉइंट अभी आप समझ लोगे आगे ट्रॉली वाले क्वेश्चन में भी काम में आएगा, ठीक है। यहां पर लेट velocity of bullet with respect to ground equal to v1। बुलेट को फर्स्ट पार्ट के लिए मान लो एक्सप्लोजन के टाइम पे, और जो दूसरा वाला बचा हुआ है उसको सेकंड फ्रेगमेंट मान सकते हो। एक्सप्लोजन में दो फ्रेगमेंट होते थे ना, तो इसमें पहला फ्रेगमेंट बुलेट मान लो, और दूसरा बची हुई गन उसको एक फ्रेगमेंट की तरह से ट्रीट करो, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रेगमेंट की ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी अगर v1 असूम करें, और वेलोसिटी ऑफ गन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसको अगर v2 असूम करें, तो v2 की वैल्यू को हमने असूम क्या किया है सवाल में, कैपिटल V, बोलो। गन की वेलोसिटी तो ग्राउंड फ्रेम में होती है ना। तो अब हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द बुलेट with respect to gun, that is 2 v12, ये बेसिकली दिया है यहां पर। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, इसे कहते हैं मजल स्पीड, और यही क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। बात समझ में आई, यस और नो, ये दिया, यही पॉइंट है बस। तो अब आप क्या करो, यहां से
V12 का मतलब आप जानते हो V1 माइनस V2, जो आपको V2 V0 दिया है। यहां से V1 की वैल्यू क्या मिलेगी? V0 प्लस V2, बस। तो अब आप फाइनल मोमेंटम, एक्चुअली ये मोमेंटम निकालते समय हमें वेलोसिटीज को लाना पड़ता है ग्राउंड फ्रेम में, तब निकल पाती, यही पॉइंट हुआ करता है अकेला। तो m1 को m लिख लो, v1 को ग्राउंड फ्रेम में हम लोगों ने इस तरह से निकाला है, और कैपिटल V2 इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये है। V2 की वैल्यू कैपिटल V, तो यहां पर लिख दो, है ना। V1 की जगह क्या लिखूं बताओ? V0 प्लस कैपिटल V, और M2 आपका कैपिटल M और कैपिटल V2 ये V2 कैपिटल V, ये आ गया, बस कुछ भी नहीं बचा। इतना समझते समय हमें फिजिक्स की कंसेप्ट यूज करनी होती है। उसके बाद बच्चों का खेल बचता है, जिसमें क्या करना है अपने को? P फाइनल बराबर T इनिशियल, समझे ना। तो आपका हुनर, फिजिक्स का जो भी हुनर है यहां पर काम में आया है। उसके बाद इसमें कुछ बचता नहीं। अब मुझे कुछ स्पेस चाहिए है, तो व्हाट आई कैन डू टू क्रिएट द स्पेस, या तो मैं छोटा करूं थोड़ा सा, लेफ्ट वाला ये वाला हिस्सा को छोटा कर दूं, या अगले पेज चलें, बताओ। सर आप छोटा कर दो सर। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, ताकि आपको दिखता रहे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। तो ये आपका P फाइनल, ठीक है। इसको भी थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं। बराबर किसके करोगे? 0 के। यहां से कैपिटल V दो जगह है, कॉमन ले लेंगे तो M प्लस कैपिटल M दिखेगा, और स्मॉल m के साथ V0 दिखेगा। अब आप कैपिटल V की वैल्यू जब आप निकालोगे तो माइनस साइन के साथ दिखाई पड़ेगी, और कितनी दिखाई पड़ेगी? स्मॉल m V0 डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये चीज है। ये जो आपने थोड़ा सा टाइम लगाया है समझने में, है ना, ये आगे अब काम में आने वाला है जब हम ट्रॉली वाला सवाल करेंगे। बिल्कुल, हाँ माइनस साइन आएगा ही, वो तो लगाना ही है। क्वेश्चन में स्पीड पूछी जाएगी तो आप स्पीड के लिए माइनस साइन हटा देना, या माइनस साइन वाला ऑप्शन है तो माइनस साइन वाला टिक कर देना। बोला क्लियर ये पॉइंट? यस सर। अब तो केवल न्यूमेरिकल डेटा देने वाली बात है। जैसे मान लो मैं इसी पेज को क्लोन कर लेता हूँ, है ना, और ये कहानी हटा देता हूँ, तो समझ चुके हो आप केवल इस रिलेशन को यूज करोगे जो अभी अभी हमने निकाला है, इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज करना, ठीक है। जैसे इसमें अगर मान लो दिया जाए कि बुलेट की जो मास है 10 ग्राम है, गन का मास है 5 किलोग्राम है, और जो V0 है वो 1000 मीटर पर सेकेंड है, तो आप सीधा इसको यूज करोगे। क्लियर? वैल्यू तो डाल ली है, बताओ क्या वैल्यू आएगी? 10 ग्राम को कन्वर्ट किलोग्राम में कर लेना, ऐसा करके, और V0 इतना दिया है, और नीचे यहां पर मैं कैलकुलेशन के लिए कई बार आपको बताता रहता हूं, एग्जैक्ट सम करोगे तो ये आएगा 5.0, ऐसे करके आएगा ना। बोलो 10 ग्राम कितना होगा? 0.001 0 इतना किलोग्राम होगा ना। तो इसको 5 ही लिख लो तो ज्यादा सही रहेगा। गॉट इट? यस सर। हाँ बस, तो ये 3 0 10 पावर -3, तो आंसर आ गया -2 मीटर पर सेकेंड। तो रिक्वायर्ड स्पीड कितनी हो गई? 2। क्लियर है? यस सर। बस इस तरह का होता है। चलिए, तो ये चीजें क्लियर, आगे बढ़े। यस सर। चलो ठीक है। अब एक ट्रॉली वाला क्वेश्चन, लैंग्वेज में पूरा नहीं लिखूंगा, मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि नहीं तो टाइम निकल जाएगा पूरा। इमेजिन करो कि एक ट्रॉली है, ये इनिशियली रेस्ट में, इनफैक्ट दोबारा नहीं बनाऊंगा, पीछे हमने बनाई थी एक जगह, है ना।
इसी को मैं उठा लेता हूँ Yes, sir. डायग्राम को। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर लिया। तो ये ट्रॉली पहले रेस्ट में थी। फिर ये पर्सन ए एंड पर था और दूसरा एंड बी है। तो ये ट्रॉली के रिस्पेक्ट में ये बंदा भागने लगा किसी स्पीड से। ये वेलोसिटी ट्रॉली के फ्रेम में दी रहती है और इस पर्सन का जो मास है वो भी आपको दिया हुआ होगा। तो पर्सन का मास मान लो स्मॉल m और ट्रॉली का मास कैपिटल M, ये दिया रहता है। तो सवाल इसमें आता है स्पीड ऑफ द ट्रॉली, फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रॉली। ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन दोबारा नहीं करना है, वही है पर्सन बुलेट की तरह। देखो ये जो वेलोसिटी है ट्रॉली के फ्रेम में है, जिस तरह से बुलेट की वेलोसिटी गन के रेफरेंस फ्रेम में थी, Gun के frame में. इसी तरह से पर्सन की वेलोसिटी ट्रॉली के फ्रेम में है। तो यहाँ पर उसी तरह से मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे तो ट्रॉली का वेलोसिटी लेफ्ट साइड में बिल्कुल उसी तरीके से आएगा जो अभी हम लोगों ने रिलेशन निकाला था। पर्सन का मास इंटू वी नॉट और नीचे पर्सन का मास और ट्रॉली का मास। ट्रॉली के मास गन की जगह पर आ गया। तो नेचुरली पर्सन इधर भागेगा तो ट्रॉली किधर चलेगी? लेफ्ट साइड में। बोलो लेफ्ट साइड। यस हाँ जी, ऐसा होता है। तो इसमें आपको ये वैल्यूज दी हुई होगी। अच्छा, इसी रिलेशन को आगे अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में करें रिप्लेस, इमेजिन करो कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है ना, और टाइम टी लगता है उसको एक एंड से दूसरे पॉइंट तक जाने में। या कोई पर्सन का मान लो डिस्प्लेसमेंट होता है डेल्टा एक्स, पर्सन का ट्रॉली के फ्रेम में। तो ट्रॉली का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा कैपिटल एक्स जब निकालोगे तो कैसे निकलेगा? कैपिटल वी इंटू टी। एम आई राइट? यस Yes, sir. तो यहां पर वी नॉट की जगह डेल्टा एक्स अपॉन टी और कैपिटल वी की जगह डेल्टा एक्स अपॉन टी ले सकते हो ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ऐसे Yes, sir. तो आपको ये मैं क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर वी नॉट की वैल्यू और कैपिटल वी नॉट की वैल्यू रिप्लेस कर दो इस तरह से, तो आपको ये जो रिलेशन अभी आपके सामने है वही रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए बन जाएगा। ट्रॉली का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में कब? जब पर्सन मान लो डेल्टा एक्स अमाउंट से मूव किया है राइट में, नीचे के मासेस सेम आएगी। ये जो नीचे वाला टी कट जाएगा ना, यहाँ भी नीचे है टी, मैं दिखा दूं एक बार, यहाँ भी टी है यहाँ भी टी है, कट जाएगा ना दोनों तरफ का। बोलो यस सर। Yes, sir. तो जो रिलेशन वेलोसिटी का आया भाई डिस्प्लेसमेंट के लिए, अब इसी को डिफरेंशिएट कर दो तो भाई इवन एक्सेलरेशन के लिए बन जाएगा। ट्रॉली का एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में, हालांकि सवाल नहीं आता है एक्सेलरेशन को लेके, और ए नॉट ट्रॉली के फ्रेम में इस इंसान का, इस बंदे का एक्सेलरेशन है। तो सेम रिलेशन आप यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेलोसिटी के लिए, और जरूरत पड़ने पर इवन एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। यस हाँ, सर। तो ये एक सवाल कैलकुलेशन करो तो जल्दी से। मैं इस क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं कि यही है ट्रॉली, है ना, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ दिखा लूं। ठीक है, टाइम बच जाएगा हमारा। और ये पर्सन का मास मैं आपको दे रहा हूं, है ना। पर्सन का जो मास है मान लो 60 किलोग्राम है, और जो ट्रॉली है जिस पर कि ये बंदा मूव कर रहा है उसका मास आपको दिया है 440 किलोग्राम, ऐसे करके। तो ये पर्सन अगर भागता है ना, पर्सन स्टार्ट टू रन, बहुत शॉर्ट में, पर्सन स्टार्ट्स टू रन with speed, let us take hypothetical data 5 meter per second, then
फाइंड करो 0.6 स्पीड ऑफ ट्रॉली 0.6 ठीक है वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये भी बताओ का होगा सर इसका तो 5 ही होगा ना सेकंड वाले का ए पार्ट का आंसर बता पहले क्या आया आंसर आया 0.6 किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कैपिटल वी स्पीड निकालनी है तो माइनस साइन को भूल जाओ 60 किलो का बंदा है ये ना तो 60 किलो वेलोसिटी है 5 दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा नीचे सर 500 500 आ गया तो इस तरह से ये वैल्यू आ रही है ये आ रही है तो आप देख सकते हो एक जीरो कट गया 5 से 5 कट गया 0.6 बड़ा अच्छा सा आंसर आया आप पर्सन का वेलोसिटी ट्रॉली के फ्रेम में तो है इतना 5 लेकिन एक सेकंड में पर्सन इधर जाता है 5 मीटर ट्रॉली इधर आ जाती है तो ग्राउंड से देखने पर कितना दिखेगा 4.4 हाँ ग्राउंड फ्रेम में सीधा V नोट में ऐड कर देंगे ना कैपिटल V प्रॉपर साइन के याद रखना जब यहां पर ऐड करोगे तो प्रॉपर साइन यहां पर लगा देता हूं स्पीड ये माइनस साइन अगर लगा के रखोगे और अब आप ऐड देखो पीछे मैंने यही तो बताया था गन के केस में देखो V1 की वैल्यू ऐसी रखी थी ना है ना यस सर हाँ सो ध्यान रखिएगा तो ऐड करेंगे ना प्रॉपर तो 5 पॉजिटिव है राइट में और ये -0.6 लेफ्ट में तो ग्राउंड फ्रेम में बंदे की वेलोसिटी मात्र इतनी होगी थोड़ी घटेगी क्योंकि वो पीछे ट्रॉली आ रही है ठीक है ना कर लिया करेंगे ऐसे सवालों को यस सर यस यस ओके तो अब जरा इस सवाल का कैलकुलेशन करके बताओ डायग्राम जितना अच्छा मैं बना लेता हूं क्योंकि मेरे पास इसमें सर्किल बनाने का ऑप्शन होता है ऐप में आप अपने तरीके से बना लो जैसा भी हो केवल फोकस करो कैलकुलेशन पर कि अब की बार एक पर्सन है लेफ्ट साइड में है ना ये इधर से मूव करके राइट में चला जाता है ओके ये पर्सन यहां से हटके राइट में जाता है और पूरी ट्रॉली की जो लेंथ है वो आपको दी हुई है मान लो 20 मीटर की ये ट्रॉली है पर्सन का मास मैं वही लूंगा जो अभी लिया था ठीक है हेलो 60 kg हाँ पर्सन का मास यही ले लो फिर से यही पर्सन है इतने मास वाला 60 kg का और ट्रॉली का मास भी उतना ही ले लो तो ये बंदा ट्रॉली के ए एंड से बी एंड पर जब आएगा तो ट्रॉली कितना डिस्प्लेस करेगी ये निकालना है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द ट्रॉली व्हेन पर्सन 2.4 goes 5 from A to B तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रॉली तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट के ये रिलेशन है ना ये यूज करोगे ना यस सर सर यस yes sir इसमें डेल्टा एक्स क्या लोगे सॉल्व करते समय पर्सन का डेल्टा एक्स ट्रॉली के फ्रेम में पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कितना लोगे 20 बिल्कुल जो लेंथ है ना लेंथ है yes sir और पर्सन का मास पता ही है 60 और नीचे आपको पता है सम 500 हाँ तो अब की बार दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे 6 दूनी 12/5 1.2 नेगेटिव में क्यों यस सर नहीं सर 2.4 सर 2.4 आएगा तो ट्रॉली लेफ्ट साइड में मूव करेगी 2.4 मीटर ठीक है क्लियर है समझ में आ रहा सभी को अब इसी में इमेजिन करो
जरा सा मैं और चेंज करता हूँ, एक बढ़िया सवाल, एक इसी को और कर लो और कुछ नया नहीं हो पाएगा। अब की बार मान लो 2 पर्सन है इसमें, ठीक है ना, एक तो ये है ही, एक और है, इसको मुझे अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास डायग्राम में यहाँ पर है, मैं इसको ऐसे उठा लेता हूँ। 2 पर्सन है और एक पर्सन राइट में बी एंड पर है और दूसरा लेफ्ट में है। तो ये पर्सन यहां से चल के इधर जाता है, इसका मास 40 किलोग्राम है। बी एंड पर जो पर्सन है उसका मास कितना है, 40 केजी। और ट्रॉली का जो मास है, अब की बार थोड़ा सा मैं बदल के यहाँ पे लिखूंगा, इसको ले लो, मात्र 400 किलोग्राम, ठीक है। 400 किलोग्राम की ट्रॉली है। तो होता क्या, पर्सन इंटरचेंज द पोजीशन, ठीक है। बस इतना क्वेश्चन है लैंग्वेज, पर्सन इंटरचेंज देयर पोजीशन। As a result, displacement of the trolley डेल्टा कैपिटल एक्स क्या है? सर 2 मीटर, नहीं 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 नहीं, 1 मिनट। सर 0.8 मीटर। यहाँ पर टाइम आ गया है कि आप एक और मेथड को यूज किया करो। कैलकुलेशन करने की एक टेक्निक होती है जिसमें हम वन एट ए टाइम लेते हैं। सुपरपोजिशन मेथड भी इसको कहते हैं। ये आगे चल के भी बहुत जगहों पर काम में आती है। मैं इस मेथड को भी समझा देता हूँ, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं कि इफेक्ट ऑफ वन इवेंट एट ए टाइम लो और सेपरेटली दोनों के इफेक्ट लेके उन इफेक्ट्स को ऐड कर दो, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझो कि एक बार इमेजिन करो कि केवल एक पर्सन मूव कर रहा है। ये पर्सन बी है, इसको वहीं पर, इसको ऐसे ले लिया, इसको वहां पर लिटा दो, चलो ओके। अब लिटाएंगे तो कैसे उसका तस्वीर है, मान लो उस अंदर यहाँ पर लिटा दिया उसको। अब वो इसका हिस्सा है, ट्रॉली का हिस्सा है, ठीक है ना। खाली इसको भागने दो। तो ये बंदा अकेला जब इधर आएगा तो ट्रॉली का मास आपको लेना पड़ेगा। आपकी बार कितना, इस इंसान का मास जो लेट गया वो भी ट्रॉली का हिस्सा बन गया ना। हाँ, ट्रॉली का मास और जो बंदा उसमें लेटा हुआ है वो ट्रॉली का ही पार्ट है। तो ट्रॉली का मास ये ले लो और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, कैपिटल X1 कह लो इस वाले डिस्प्लेसमेंट को, जो केवल ए के मूवमेंट से आएगा। तो क्या होगा बताओ, ए का मास, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर और सम करोगे ट्रॉली का मास 440 प्लस 60, पहले के तरीके से ही 2.4 आएगा। लेफ्ट में या राइट में? यस सर, लेफ्ट में आएगा। लेफ्ट में। हाँ, और अगली बार क्या करो, जो बंदा वहां पहुंच गया उसको वहीं पर लिटा दो, ठीक है ना। ट्रॉली का मास तो 400 लिया है ना इस टाइम। आपने सुनाई नहीं था मेरी बात। ये पर्सन इसी ट्रॉली पर चल नहीं रहा, बैठ गया या लिटा दिया, वो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो वो ट्रॉली के मास का हिस्सा बन जाएगा ना। ट्रॉली के ऊपर ही है तो ट्रॉली का मास इफेक्टिवली ज्यादा हो जाता है। अगला केस, जो बंदा वहां पहुंच गया है, ठीक है, उसको वहां जाके इमेजिन करो कि वो आराम फरमा रहा है वहां पे, ठीक है ना। यस ये अब यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, नेचुरली उसकी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी मेरे को, ठीक है ना। मैंने ऐसे दिखा दिया। अब कैसे दिखाऊं, जो भी है, चलो मैं हटाओ, ये इतना नहीं करते हैं, सिंबल
हटा देते हैं। जो पर्सन वहां पहुंच गया, मान लो वहां पे वो अपना लेट गया, आराम फरमा रहा है, ठीक है ना, ऐसे। और Yes, ये sir. पर्सन बी यहाँ पर आ गया, आके यहाँ पर अब खड़ा हो गया, ठीक है ना। बी जो है इधर आ गया, मतलब बी एंड वाला इधर आ गया, और ये तो जो यहाँ पर लेट गया जाके, वो किसका मास कितना बताओ जरा, 60 किलो है ना। 60. और मूवमेंट, 460 हो जाएगा हाँ, अब मूवमेंट किसका हुआ है, 40 किलो वाले का। सेकंड वाली बॉडी तो इसमें स्मॉल एम अब की बार 40 है, और ट्रॉली का मास कितना ले हो जाएगा अब की बार, 460. 460 केजी हो जाएगा। और अब आप निकालो x2, ये बंदा इधर भाग रहा है, तो ट्रॉली जब अब की बार राइट में शिफ्ट करेगी, बोलो क्लियर है, Shift होगी. कितना करेगी, yes, 40 इंटू 20 डिवाइड बाई 460 प्लस 40, नीचे फिर से 500 आ गया, बोलो। yes sir, Yes, sir. तो ऊपर हो गया 800, 8/5 1.6। 0.6, तो कुल मिला के कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दोनों को प्रॉपर साइन के साथ ऐड कर दो। -2.4 पहले था, और की बार में प्लस 1.6 है, क्या आ गया आंसर, माइनस में 0.8। यस सर। तो इंटरचेंज करने पर ये होगा। तो एक एक का इफेक्ट लेके आप कर लोगे, तुरंत आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। yes sir, Yes, sir. चलो, तो आई थिंक सेंटर ऑफ मास पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल में सब कर लेना। मोशन ऑफ सेंटर मास के आपके उसमें होंगे रोटेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। और ऑब्लिक कोलिजन का एक केस बाकी है, उसको हम क्लासेस में अलग अलग डिस्कस कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए, पूछो। सर मैंने मतलब स्टार्टिंग में मैंने वो वाले का जैसे अटैच करके मास नहीं लिया था, बट मेरा आंसर यही आया था -0.8। तो सर वो मेथड गलत है, को- आंसर सही आ रहा है शायद। वो कुछ दो मिस्टेक उसमें हो गई हो, कई बार ऐसा होता है, दो मिस्टेक हो जाती तो कंपनसेट हो जाती तो आंसर आ जाता है। फिर भी आप अलग से पूछ लेना। अभी देखो यहाँ पे इस रूम में जहाँ बैठा हो ना, एक और क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आप ऐसा करना, डाउट क्लास में आके मुझे दिखाना उसका आपने कैसे किया था, यस सर। और मैं देखूंगा उसमें क्या मिस्टेक हो रही है, आंसर क्यों सही आ रहा है, ठीक है, चेक कर लेंगे। सर दोनों को साथ में लेके करने में भी तो यही आंसर आ रहा है। देखो करने के तरीके कई होते हैं, ठीक है ना। इनका डायरेक्शन चेंज कर बाकी मैं लेने क्या पे कह रहा साथ में हूँ, करने पे यही आंसर आ रहा दोनों है। के देखो एक और तरीका है इसमें, इसके अलावा एक तरीका और हो सकता है जिसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने इसलिए भी बताया कि इस मेथड को हम आगे चल के यूज किया करते हैं दूसरे क्वेश्चंस में, तो यहाँ पर भी आपने सीख ली। एक तरीका ये भी तो होगा, देखो जरा सभी लोग जो लोग रुके हैं, तो 1 मिनट और लगाओ इसमें। Yes, sir. इसमें एक काम करो, 40 किलो ये वाला बंदा यहाँ पा जाता है, और 60 किलो वहां जा, तो कुल मिला के शिफ्टिंग कितने मास की हो रही है, केवल 20 किलो, 100. क्योंकि 40 किलो पहले था अब भी है। तो आप 60 किलो को आप ऐसे मान लो, 60 केजी को लिखो 40 + 20, बोलो। yes sir, यस सर। तो इफेक्टिवली ये 40 किलो पहले भी है यहाँ पर, और बाद में भी होगा जब ये आ जाएगा। तो कुल मिला के एक ही मास शिफ्ट हो रहा है, और वो वाला मास ये है 20 केजी। इज दैट क्लियर? yes sir, तो दोनों तरफ बैठा हुआ 40 वो हमेशा है, तो 40 + 40 वो एक तरह से उसका हिस्सा मान लो, किसका, बोट का या ट्रॉली का। तो 400 + 80 इसको तो बोट का पार्ट मान के और फिर कर लो। और स्मॉल एम जो कि केवल मूव कर रहा है एक एंड से, यानी लेफ्ट एंड से राइट में जा रहा है, कितना मास, 20 किलो। तो उसके हिसाब से आप डेल्टा एक्स निकालोगे, एक ही बार में आ जाएगा। राइट में जा रहा है तो माइनस साइन लगा देना पहले से ही, बोलो। और Yes, sir. मास इतना लोगे, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है, और नीचे सम करोगे अभी भी वही आएगा ना, यस सर। तो 400/500 वही आगे ना।
Yes, sir. हाँ, तो जो तरीका आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे आप यूज कर सकते हो, लेकिन जो पहला वाला उसको आगे के क्वेश्चंस में भी करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कई जगहों पे करते हैं, इसलिए मैंने वो भी बताया था। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. चलो।